कहानी की शुरुआत ग्लास से होती है, जिसे लगभग 500 किलो वजन वाले एक विशाल ग्रे भालू ने जमीन पर दबा रखा है और वो उसे बेरहमी से नोच रहा है। ग्लास पूरी ताकत से उससे बचने की कोशिश करता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उस दानव जैसे भारी जानवर को जरा भी हिला नहीं पाता। भालू उसे पीछे से पकड़कर उसकी पीठ की खाल ऐसे उधेड़ देता है जैसे कोई कपड़ा फाड़ रहा हो। उसके नुकीले पंजे उसका गला चीर देते हैं और पसलियां वहीं टूट जाती हैं। इस वीरान जंगल और कड़कती ठंड में इसका मतलब साफ है, अब उसकी मौत तय है। जब उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बस खून और मांस का एक बुरी तरह कुचला हुआ शरीर दिखता है। सबको यकीन हो जाता है कि उनका साथी अब नहीं बच सकता, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 दिन बाद वही ग्लास अपनी कब्र से बाहर निकल आएगा। मगर बाहर निकलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक नए डरावने सफर की शुरुआत थी। उसका गला फटा हुआ है, वो खाना नहीं खा सकता, उसकी टांगें टूटी हुई हैं, वो चल भी नहीं सकता। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ सुनसान जंगल। ऐसी हालत में भी उसे जिंदा रहना है, क्योंकि एक इंसान है जिसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल ये बात है साल 1823 की, जब अमेरिका अभी नया नया देश बना था। दरअसल उस समय जानवरों की खाल का बिजनेस बहुत बड़ा था। भालू, लोमड़ी जैसी खाल यूरोप में बहुत महंगी बिकती थी। इसी लालच में बहुत सारे शिकारी जंगलों में जाते थे, जिन्हें फर हंटर कहा जाता था। ये लोग वहीं रहते, कभी व्यापार करते, कभी लड़ाई करते और किसी तरह जिंदा रहते। लेकिन हालात बहुत खराब थे। गोरे लोग इंडियन आदिवासी लोगों की जमीन छीन रहे थे और जनजातियां भी आपस में लड़ रही थीं। वहां कोई कानून नहीं था, सिर्फ एक ही नियम था, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। इसी बीच एक शिकारी टीम बहुत सारी खाल इकट्ठा करके वापस लौट रही थी, ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन इस खतरनाक जंगल में सुरक्षित लौटना आसान नहीं था। मौत कभी भी आ सकती थी। अचानक दूर से एक आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। कैंप में मौजूद शिकारी जैसे ही सिर उठाते हैं, एक तीर सीधे एक आदमी के गले को चीर देता है। सब तुरंत हथियार उठाते हैं, लेकिन तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। छुपने की कोई जगह नहीं बचती। दूर जंगल में खाल साफ कर रहा ग्लास ये गोलीबारी सुनता है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। ये खतरे का संकेत है। वो तुरंत अपना काम छोड़ता है और अपने बेटे हॉक को लेकर कैंप की तरफ भागता है। कैंप में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी होती है। कोई चिल्लाता है कि उन्हें री जनजाति ने घेर लिया है। उनका निशाना साफ है, ये कीमती खालें। ग्लास कैंप पहुंचकर जोर से आदेश देता है कि सब लोग तुरंत नाव पर चढ़ो, खालों को छोड़ दो। शिकारी लड़ते हुए पीछे हटते हैं, जबकि री योद्धा उनका पीछा करते रहते हैं। तीर और गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रहती हैं। इस हड़कंप में ग्लास एक हाथ से लड़ रहा होता है और दूसरे हाथ से अपने बेटे की रक्षा कर रहा होता है। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। आखिरकार भारी नुकसान झेलने के बाद जो बचे हुए लोग हैं वो नाव तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ किनारे पर री जनजाति का सरदार अपने लोगों के साथ मैदान की तलाशी ले रहा होता है। उनका मकसद सिर्फ खालें नहीं, बल्कि सरदार की अपहृत बेटी पावाका को ढूंढना भी है। साथ ही वो जितनी खालें मिल सकें उन्हें इकट्ठा करके फ्रांसीसियों के साथ घोड़ों के बदले में व्यापार करना चाहते हैं। नाव धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ रही होती है। कप्तान हेनरी घायलों का इलाज करने के बाद ग्लास से आगे की योजना पूछता है। ग्लास कुछ देर चुप रहता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। उसे पता है कि री लोग ट्रैक करने में माहिर हैं। नदी में चलती ये नाव उनके लिए एक आसान निशाना है। वो साफ कहता है, अगर हम नदी में चलते रहे तो हम मर जाएंगे। हमें नाव छोड़कर जमीन के रास्ते जाना होगा। फिट्स तुरंत इसका विरोध करता है। उसका कहना है कि नाव छोड़ने का मतलब है सारा माल छोड़ देना, जो उनकी पूरी मेहनत और उम्मीद का नतीजा है। वो हेनरी को मनाने की कोशिश करता है कि नाव से ही आगे बढ़ें, लेकिन हेनरी ग्लास की बात मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इस इलाके को ग्लास सबसे बेहतर समझता है। ग्लास जानता है कि इस फैसले से लोग नाराज होंगे, लेकिन उसके लिए जान बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने पहले भी लालच की वजह से लोगों को मरते देखा है। नाव को एक छुपी जगह पर किनारे लगाया जाता है। ज्यादातर खालों को झाड़ियों में छुपा दिया जाता है। सिर्फ जरूरी सामान और हथियार लेकर सब जमीन के रास्ते निकलने की तैयारी करते हैं। ग्लास प्लान बनाता है, नाव को ऐसे ही बहने दिया जाएगा ताकि वो दुश्मनों को गुमराह करे और वो लोग पैदल चलते हुए एक नए रास्ते से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिट्स फिर विरोध करता है। उसका कहना है कि पैदल जाने में बहुत समय लगेगा, सर्दी आ जाएगी और बिना खालों के वो कुछ नहीं कमा पाएंगे। जब वो वापस आएंगे तब तक शायद सारा माल चोरी हो चुका होगा। हेनरी उसकी बात नहीं सुनता। फिट्स गुस्से में बड़बड़ाता रहता है। असल में उसे अपने अधिकार खोने का नहीं, बल्कि अपनी दौलत खोने का दुख है। हेनरी आदेश देता है कि छुपाए गए सामान पर निशान लगा दिए जाएं। फिट्स गुस्से में चिल्लाता है, कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो तुम? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं बस जी रहा हूँ, और वो भी इन्हीं पैसों के लिए। 6 महीने से जान जोखिम में डालकर काम कर रहा हूँ। लोग मर रहे हैं और अब सब कुछ खोने वाला है। वो ग्लास पर शक जताता है, कहता है कि शायद उसी की वजह से दुश्मन उन तक पहुंचे। फिर वो उसके बेटे पर भी तंज कसता है, उसे जंगली कहता है। हेनरी उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो ग्लास से सवाल करता है कि क्या उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने ही लोगों को मारा था।
हॉक गुस्से में आ जाता है, लेकिन ग्लास उसे रोक देता है। वो जानता है कि नस्लीय भेदभाव कितना खतरनाक हो सकता है। वो अपने बेटे को किसी का निशाना नहीं बनने देना चाहता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली खतरा अभी आगे आने वाला है। जब वो लोग अपना सामान छुपा चुके होते हैं, कुछ आदमी नाव पर चढ़ते हैं। प्लान ये था कि नाव को नीचे की तरफ बहाकर बाद में वापस लौट आएंगे, लेकिन अचानक वो लोग अपना इरादा बदल देते हैं। वो नाव से उतरते ही नहीं, बल्कि सीधे उसे लेकर आगे निकल जाते हैं। किनारे पर खड़े बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि वो प्लान के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे। फिट्ज उस दूर जाती हुई नाव को देखकर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, साले चालाक लोग हैं, सही फैसला लिया इन्होंने। इस जंगल में पैदल मरने से अच्छा है कि नाव में निकल जाओ, कम से कम बचने का एक मौका तो है। वो गुस्से में खुद को कोसता है कि उसे भी उसी नाव में होना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे मजबूरी में इस टीम के साथ रहकर इस खतरनाक सफर को पैदल ही पूरा करना था। अगले दिन नदी के नीचे वाले हिस्से में री जनजाति उन लोगों को पकड़ लेती है जो नाव लेकर भागे थे। जो लोग खुद को सबसे चालाक समझ रहे थे, जो सोच रहे थे कि पानी के रास्ते वो बच जाएंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचता। सबको मार दिया जाता है। उनकी लाशें नदी में बहती रहती हैं और इस जंगल में लालच की वजह से मरने वालों की एक और कहानी बन जाती है। फिट्ज को कभी पता नहीं चलेगा कि जिस नाव में वो नहीं चढ़ पाया वो असल में मौत की नाव थी। एक ऐसा फैसला जो दिखने में सही था, लेकिन अंत में सबको खत्म कर गया। इस जमीन पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं, सिर्फ कड़वी सच्चाई है। टीम अब जंगल के अंदर मुश्किल सफर कर रही होती है। ग्लास सबसे आगे चल रहा होता है क्योंकि उसे इस इलाके की सबसे ज्यादा समझ है। एक गाइड और शिकारी होने के नाते उसे हर वक्त आसपास का ध्यान रखना पड़ता है, जानवरों के निशान ढूंढना और साथ ही री जनजाति के पीछा करने से बचना। जब टीम आराम कर रही होती है, ग्लास अकेले आगे जाकर रास्ता देखने निकलता है। वो धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से गुजरता है, हर छोटे निशान को ध्यान से देखता है ताकि सबसे सुरक्षित रास्ता मिल सके। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी जानवर की हलचल। वो तुरंत रुक जाता है, अपनी बंदूक संभालता है और आवाज की दिशा में निशाना लगाता है। तभी उसे 2 छोटे भालू के बच्चे दिखाई देते हैं और अगले ही पल एक बहुत बड़ा ग्रे भालू झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ दौड़ता है। वो एक माँ भालू है और उसके बच्चे पास ही हैं। ग्लास अनजाने में उसके इलाके में घुस आया था। माँ भालू एक जोरदार दहाड़ मारती है और बिना एक सेकंड गंवाए सीधे ग्लास पर हमला कर देती है। ग्लास पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भालू की ताकत इंसान से कहीं ज्यादा होती है। वो उसे जमीन पर दबा देती है, उसके कंधे को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है, उसकी खाल फट जाती है। दर्द इतना भयानक होता है कि ग्लास की होश खोने लगती है। उस पल ग्लास को लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था, एक गहरा कच्चा जज्बा, जीने की जिद। वही बात जो उसने अपने बेटे से कही थी, जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का सच था। वो हार नहीं मानता। खून से लथपथ हालत में उसका हाथ जमीन पर कुछ तलाशता है और आखिरकार उसे अपनी बंदूक का स्पर्श महसूस होता है। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिंदा रहने की एक अमात्र संभावना। जब माँ भालू उसके ऊपर झुककर उसे फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, उसी वक्त ग्लास पूरी ताकत लगाकर ट्रिगर दबाता है। गोली लगते ही भालू एक डरावनी गर्जना करती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती, बल्कि घायल होने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक और पागल हो जाती है। वो और जोर से ग्लास पर टूट पड़ती है, जैसे उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहती हो। ग्लास अपने सीने के पास रखी छुरी निकालता है। अब वही उसका आखिरी हथियार है, आखिरी उम्मीद। भालू फिर से उस पर झपटती है और उसी एक पल का फायदा उठाकर ग्लास पूरी ताकत से छुरी उसके सिर में घुसा देता है। एक बार फिर दूसरी बार वो लगातार वार करता रहता है। आखिरकार भालू आखिरी बार जोर से दहाड़ती है और दोनों साथ में लुढ़कते हुए ढलान से नीचे गिर जाते हैं। भालू का भारी शरीर ग्लास के ऊपर आ गिरता है, उसका सैकड़ों किलो वजन उसे दबा देता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। होश जाने से पहले उसे अपने बेटे हॉक की डरी हुई आवाज सुनाई देती है और बाकी साथियों के दौड़कर आने की आवाजें भी। वही आवाजें उसे एहसास दिलाती हैं कि वो अभी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। जब लोग भालू के शव को हटाते हैं, हेनरी जैसे ही ग्लास की हालत देखता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। बाकी लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। कोई दहशत में सांस खींचता है, कोई नजर फेर लेता है। ग्लास की हालत बेहद खराब है। उसका गला फटा हुआ है, पीठ की खाल लगभग पूरी तरह उखड़ चुकी है और खून लगातार बह रहा है। हेनरी तुरंत आदेश देता है कि कपड़ा लाकर खून रोका जाए, इससे पहले कि वो ज्यादा खून बहने से मर जाए। कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं कि उसने एक ग्रे भालू को मार गिराया, लेकिन फिट्ज
ठंडे लहजे में कहता है कि उसे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। इस इलाके में हर तरफ इंडियन है, गोली की आवाज उन्हें यहाँ खींच लाएगी और तब सब मारे जाएंगे। हेनरी गुस्से में उसे चुप कराता है। वो कहता है कि अभी सबसे जरूरी है ग्लास को बचाना। वो लोगों को आसपास पहरा देने का आदेश देता है और खुद उसके घावों को सिलने लगता है। अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो वो रात नहीं निकाल पाएगा। जैसे ही टांके लगाए जाते हैं, ग्लास दर्द से जोर जोर से चीखता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं और हर किसी के दिल में डर बैठ जाता है। बाहर पहरा दे रहे लोग धीरे धीरे बात करते हैं। कुछ का मानना है कि उसे इस दर्द से मुक्ति दे देनी चाहिए अगर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बात सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन इस जंगल में ये हकीकत है। यहाँ एक घायल इंसान की चीख मौत को बुलाने जैसी होती है। अंदर हेनरी पूरी कोशिश कर रहा है उसे बचाने की, और बाहर कुछ लोग पहले से सोच रहे हैं कि अगर वो मरने वाला है तो क्या करना होगा। इलाज के बाद ग्लास बेहोश हो जाता है। हेनरी थोड़ा राहत की सांस लेता है और उसके गले के घाव को सिलता है। हॉक अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठा है। धीरे धीरे उसके कान में बोलता है, मैं यहीं हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। वही शब्द जो कभी ग्लास ने उसे सिखाए थे, अब बेटा अपने पिता को दे रहा है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है, जैसे वो बार बार ये कहकर अपने पिता को मौत से वापस खींचना चाहता हो। हेनरी इस बाप बेटे को देखकर अंदर से टूट जाता है। उसने इस जंगल में बहुत लोगों को मरते देखा है और उसे पता है कि इतनी बुरी हालत में कोई शायद ही बचता है। फिर भी वो पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। इसी बीच री जनजाति का सरदार फ्रांसीसी व्यापारियों के कैंप में पहुंचता है। शुरुआत से ही माहौल तनाव भरा होता है। सरदार ढेर सारी खालें लाया है और बदले में घोड़े और हथियार मांगता है, लेकिन फ्रांसीसी व्यापारी तुसां सिर्फ हथियार देने को तैयार है, घोड़े नहीं। सरदार बार बार घोड़ों की मांग करता है और तुसां बार बार मना करता है। यहाँ तक कि वो धमकी देता है कि अगर फिर से घोड़ों की बात हुई तो सौदा खत्म हो जाएगा। हालात और बिगड़ जाते हैं जब फ्रांसीसी लोग खालों पर अमेरिकियों का निशान देखते हैं, मतलब ये चोरी का माल है। वो इसका फायदा उठाकर कीमत आदि कर देते हैं। बात पूरी तरह अटक जाती है। तभी सरदार सीधे घोड़ों की तरफ बढ़ता है। तुसां उसे रोकता है, लेकिन सरदार साफ कहता है उसे ये घोड़े चाहिए। तुसां गुस्से में आ जाता है, लेकिन सरदार उससे पूछता है क्या उसे सच में ईमानदारी की बात करने का हक है। वो गुस्से में कहता है गोरों ने उनसे सब कुछ छीन लिया है, जमीन, जानवर, जीने का हक, और अब उनकी बेटी भी छीन ली गई है। वो कहता है कि खालें देना उसकी ईमानदारी है और घोड़े लेना उसका हक। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि दोनों तरफ के लोग हथियार पकड़ लेते हैं। एक चिंगारी और लड़ाई शुरू हो सकती है। आखिरकार तुसां चुप हो जाता है और पीछे हट जाता है। सरदार 3 घोड़े लेकर वहां से चला जाता है अपनी बेटी की तलाश जारी रखने के लिए। अगली सुबह टीम एक साधारण स्ट्रेचर बनाती है और सावधानी से ग्लास को उस पर लिटाकर आगे बढ़ती है, लेकिन अब उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। हर कदम मुश्किल है और हर रात ग्लास की कराहें सबको याद दिलाती हैं कि वो एक मरते हुए इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वे बर्फीली नदियां पार करते हैं, तेज बहाव के बीच हर कदम जानलेवा लगता है। फिर घने अंधेरे जंगलों से गुजरते हैं। ग्लास खून से लथपथ पड़ा है, उसके चेहरे, दाढ़ी, कपड़ों पर सूखा हुआ खून जमा है। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। लोग पूरी ताकत से स्ट्रेचर उठाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजन और फिसलन उन्हें पीछे धकेल देती है। आखिरकार फिट्स फट पड़ता है। वो कहता है कि इस तरह वो कभी पहाड़ पार नहीं कर पाएंगे। ग्लास को तेज बुखार है, उसकी सांस कमजोर हो रही है। उसके लिए पूरी टीम की जान खतरे में डालना बेवकूफी है। उसी समय खबर मिलती है कि आगे का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है, मतलब उन्हें वापस जाना पड़ेगा और इससे दुश्मनों को उन्हें पकड़ने का और समय मिल जाएगा। हेनरी बर्फ में खड़ा होकर ग्लास को देखता है। उसका खून से भरा चेहरा, उसकी धीमी सांसें, उसे एहसास हो जाता है ग्लास अब नहीं बचेगा। वो आंखें बंद करता है और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेता है। वो धीरे से सॉरी कहता है और आदेश देता है कि ग्लास की आंखों पर कपड़ा डाल दिया जाए। हॉक घबराकर पूछता है क्यों, लेकिन आदेश दोहराया जाता है। ग्लास सब सुन रहा होता है, लेकिन बोल नहीं सकता। उसकी आंखों पर कपड़ा डाल दिया जाता है और अंधेरा उसे घेर लेता है। हेनरी कांपते हाथों से बंदूक निकालता है, उसे ग्लास के सिर पर तानता है। हॉक रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेनरी रुक जाता है। वो ग्लास को देखता है और उसे याद आता है कि इस आदमी ने कितनी बार सबकी जान बचाई है। उसे उसकी बात याद आती है, जब तक सांस है लड़ाई खत्म नहीं, और ग्लास अभी भी सांस ले रहा है। हेनरी बंदूक नीचे कर देता है। वो फैसला करता है कि ग्लास को ऐसे नहीं मारा जाएगा और ऐलान करता है कि जो 2 लोग पीछे रुककर उसकी देखभाल करेंगे उन्हें $70 इनाम मिलेगा। हॉक तुरंत कहता है मैं रुकूंगा, और ब्रिजर भी बिना सोचे कह देता है मैं भी। लेकिन तीसरे आदमी की जरूरत होती है और कोई आगे नहीं आता। तब इनाम बढ़ाकर $100 कर दिया जाता है। तभी फिट्स आगे आता है। वो दिखावे के लिए हामी भरता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। हेनरी उसे सख्त नजरों से देखता है और कहता है आखिरी तक उसका ख्याल रखना। फिट्स हाँ कह देता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही इरादा छुपा होता है।
रात में हॉक अपने पिता के पास बैठकर उससे बात करता है, अपनी माँ की बातें याद दिलाता है। ग्लास अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसका गांव जला दिया गया था और उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब वही बेटा उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह फिट्ज गड्ढा खोदना शुरू करता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, $300। वो सोचता है कि इस पैसे से वो नई जिंदगी शुरू कर सकता है। वो अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है, कैसे इंडियन लोगों ने उसका स्कैल्प उतारा था। उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा साफ झलकता है। आखिर में जब वो और ग्लास अकेले रह जाते हैं, फिट्ज उससे कहता है कि अगर वो अब मर जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। वो कहता है कि दुश्मन बहुत पास हैं और उसे उनकी गंध तक महसूस हो रही है, और ग्लास को भी। फिट्ज ग्लास से कहता है कि उसे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो ऐसे ही जिंदा रहने की जिद करेगा तो हॉक भी मरेगा, बाकी लोग भी मरेंगे और आखिर में खुद ग्लास भी। फिर वो एक सलाह देता है, अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। उसका मुंह बंद करके उसे जल्दी और बिना दर्द के खत्म कर सकता है। कोई नहीं जानेगा कि उसने हार मानी थी, बस एक बार आंख झपकानी होगी। ग्लास उसे घूरता है, उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। वो समझ चुका है कि फिट्ज क्या कर रहा है। वो उसे हार मानने के लिए मजबूर कर रहा है और उसके इशारे का इंतजार कर रहा है। ग्लास पूरी ताकत से कोशिश करता है कि वो पलक न झपकाए ताकि फिट्ज को कोई मौका न मिले, लेकिन उसकी आंखें सूख चुकी हैं, जल रही हैं। वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार उसकी आंख एक बार झपक जाती है। बस उसी पल फिट्ज हरकत में आ जाता है। वो ग्लास को कसकर बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और उसकी नाक दबा देता है ताकि वो सांस ही न ले सके। ये मदद नहीं थी, ये सीधा सीधा कत्ल था। ग्लास चिल्लाना चाहता है, लड़ना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उसका शरीर जवाब दे चुका है। वो सिर्फ फिट्ज का ठंडा चेहरा देख सकता है जिसमें जरा सी भी दया नहीं है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, होश धुंधला होने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। तभी अचानक हॉक दौड़ता हुआ आता है और फिट्ज को धक्का देता है। वो जोर से ब्रिजर को बुलाता है, लेकिन ब्रिजर नदी के पास होता है, इतनी दूर कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। फिट्ज तुरंत संभल जाता है, हॉक को पकड़ लेता है और उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन हॉक रुकता नहीं। वो धमकी देता है कि वो सब कुछ कप्तान और ब्रिजर को बता देगा। उसकी आवाज और तेज होती जाती है। अब फिट्ज समझ जाता है कि ये लड़का नहीं रुकेगा। वो जेब से चाकू निकालता है और सीधे हॉक के पेट में घोंप देता है। ग्लास ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। वो हिलना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, अपने बेटे को बचाना चाहता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। उसका गला फटा हुआ है, वो सिर्फ हल्की सी टूटी आवाज निकाल पाता है। वो बस देखता रहता है। चाकू उसके बेटे के शरीर में ढंसता हुआ, हॉक की आंखों में पहले गुस्सा, फिर हैरानी, फिर डर और आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है। ग्लास के अंदर से एक टूटती हुई चीख निकलती है, लेकिन वो इतनी कमजोर होती है कि जंगल की हवा में खो जाती है। कुछ देर बाद ब्रिजर वापस आता है। उसने एक बीवर पकड़ा होता है। वो फिट्ज से पूछता है, लेकिन फिट्ज अनजान बनने का नाटक करता है। ब्रिजर ग्लास के पास जाता है, उसका माथा छूता है और कहता है कि वो बर्फ जैसा ठंडा है। वो उसे बीवर की खाल से ढक देता है और दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो पूछता है, हॉक कहाँ है? फिट्ज उल्टा सवाल करता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? ब्रिजर मना करता है। ग्लास पूरी ताकत से कुछ बोलने की कोशिश करता है। उसके होंठ हिलते हैं, गले से आवाज निकलती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। ब्रिजर समझता है कि वो बस दर्द में है और उसे शांत रहने को कहता है। अगली सुबह अंधेरा ही होता है जब फिट्ज अचानक ब्रिजर का मुंह दबाकर उसे जगा देता है। वो धीरे से कहता है, री जनजाति आ रही है, करीब 20 लोग पश्चिम से। वो कहता है कि तुरंत निकलना होगा। ब्रिजर घबरा जाता है। हॉक अभी बाहर है, वो उसे छोड़ नहीं सकते। फिट्ज ठंडे अंदाज में कहता है, हॉक अब उनकी समस्या नहीं है, या तो वो मर चुका होगा या फिर बच गया तो खुद आ जाएगा। ब्रिजर फिर पूछता है, ग्लास का क्या? फिट्ज साफ कहता है, वो भी अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हर कोई खुद के लिए जिए। ब्रिजर याद दिलाता है कि उन्होंने कप्तान से वादा किया था, जरूरत पड़ी तो उसे सम्मान के साथ दफनाएंगे। तभी फिट्ज ग्लास की बंदूक उठाने लगता है। ब्रिजर रोकता है, उसे उसकी जरूरत है। फिट्ज हंसता है, कहता है कि वो अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्रिजर मानने को तैयार नहीं होता। तब फिट्ज गुस्से में उसे गाली देता है और फिर खुद ही फैसला करता है। वो ग्लास को पकड़कर घसीटता हुआ उस गड्ढे तक ले जाता है जो पहले खोदा था और उसे उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। ब्रिजर चिल्लाता है, वो अभी जिंदा है। फिट्ज कहता है, यही उसका सम्मानजनक अंत है। फिर वो बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाने के बजाय मुड़कर चला जाता है। ब्रिजर टूट जाता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है, कांपते हुए ग्लास को देखता है। उसकी आंखें अभी भी जिंदा हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। वो माफी मांगता है, लेकिन आखिरकार डर के कारण वहां से भाग जाता है। ग्लास अब आधा मिट्टी में दबा पड़ा है, अकेला। बेटा मर चुका है, साथ ही भाग चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। दर्द असहनीय है, शरीर सुन्न पड़ चुका है, लेकिन एक बात साफ है, वो जिंदा है। यही सोच उसे हिलने पर मजबूर करती है। वो धीरे धीरे खुद को मिट्टी से बाहर निकालता है। हर हरकत में असहनीय दर्द होता है। पीठ के घाव फिर से फट जाते हैं। सांस लेना ऐसा लगता है जैसे गले में छुरा घुस रहा हो, लेकिन वो रुकता नहीं। उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है, जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, उसे तूफान गिरा नहीं सकता। वो आखिरकार गड्ढे से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर अपने बेटे
हॉक की लाश देखता है। उस पल उसके अंदर सिर्फ नफरत बचती है, दर्द से भी ज्यादा गहरी। वो रोते हुए, तड़पते हुए अपने बेटे तक रेंगता है। हर इंच चलना जैसे सजा हो, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार वो उसके पास पहुंचता है, कांपते हाथों से उसके ठंडे चेहरे को छूता है। हॉक की आंखें अब भी खुली हैं, डर और अधूरेपन के साथ। ग्लास उसके ऊपर गिर पड़ता है और उसी पल उसे समझ आता है, असल जंगल ये जमीन नहीं है, न ठंड, न जानवर, न इंडियन लोग। असल जंगल इंसान का दिल है। फिट्ज ने उसके बेटे को खुद को बचाने के लिए नहीं मारा, सिर्फ $300 के लिए। ब्रिजर ने उसे दुश्मनों से नहीं छोड़ा, बल्कि डर की वजह से। इस दुनिया में इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक है, लालच ठंड से ज्यादा खतरनाक है, और डर मौत से भी ज्यादा भयानक। लेकिन ग्लास यहाँ नहीं मरेगा। जब तक उसकी सांस चल रही है वो जिंदा रहेगा। वो बदला लेगा, फिट्ज को ढूंढेगा, उसे उसकी सजा देगा और सच सबके सामने लाएगा। यही सोच उसे फिर से ताकत देती है। अगले दिन दूसरी तरफ ब्रिजर फिट्ज से पूछता है, क्या वो काफी दूर आ गए हैं? क्या री जनजाति अभी भी पीछा कर रही है? फिट्ज लापरवाही से कहता है, वो उनसे दोगुनी तेजी से भागते हैं, जल्द ही पकड़ लेंगे। ब्रिजर को शक होता है, क्योंकि पहले उसने कहा था 20 लोग हैं। फिट्ज बात को टाल देता है। अब ब्रिजर सवाल उठाने लगता है, अगर इतना खतरा था तो वो अकेले क्यों गया था? फिट्ज जवाब नहीं देता। ब्रिजर बंदूक उठा लेता है, अब जवाब देना पड़ेगा। फिट्ज हंसता है और उल्टा उसे ही दोष देने लगता है। फिर आखिरकार सच सामने आता है, कोई भी पीछा नहीं कर रहा था, उसने सब झूठ बोला था। ब्रिजर गुस्से में फट पड़ता है, लेकिन फिट्ज उसे गिराकर उसकी बंदूक छीन लेता है। वो कहता है उसने ये सब उसके भले के लिए किया, ग्लास वैसे भी मरने वाला था। फिर वो खुद को भगवान जैसा बताता है, जो तय करता है कौन जिएगा कौन मरेगा। वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक में बारूद ही नहीं होता। वो हंसता है और ब्रिजर को बेवकूफ कहता है। अब सच पूरी तरह सामने है। फिट्ज ने शुरू से झूठ बोला था, सिर्फ $300 के लिए, और ब्रिजर अनजाने में उसका साथ दे बैठा। इधर ग्लास अपने बेटे के पास पड़ा हुआ फैसला करता है, अब उसे यहाँ से निकलना होगा। वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करता है और फिर रेंगते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। दूर उसे एक मरे हुए बाइसन की हड्डियां मिलती हैं। वो उनसे बचा खुचा मांस निकाल कर खाता है, सड़ा हुआ, बदबूदार, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी। कुछ देर बाद री जनजाति वहाँ पहुँचती है। उन्हें हॉक की लाश मिलती है और ताजा खून के निशान भी, लेकिन वो उसे पहचानते हैं कि वो उनका आदमी नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। ग्लास आगे बढ़ता रहता है, हर कदम एक जंग है। वो नदी तक पहुँचता है, पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसके गले के घाव से बाहर निकलने लगता है। तब वो फैसला करता है, घाव बंद करना होगा। वो जड़ी बूटी और बारूद निकालता है और उसे अपने जख्म पर लगाकर आग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और उसका जख्म जलकर बंद हो जाता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वो लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जिंदा है। दूसरी तरफ हेनरी की टीम आगे बढ़ रही है। फिट्ज और ब्रिजर भी अपने रास्ते पर हैं, लेकिन अब उनके बीच खामोशी और अपराध बोध की दीवार खड़ी हो चुकी है। और इस जंगल में अब 3 रास्ते चल रहे हैं, एक हेनरी का, एक फिट्ज का और एक ग्लास का। और एक दिन ये रास्ते जरूर टकराएंगे, तब सच सामने आएगा और बदला शुरू होगा। फिट्ज अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक पुरानी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक बार वो सांसाबा घाटी गया था कुछ जर्मन लोगों के साथ मछली पकड़ने। ये एक बिल्कुल साधारण सफर था जो वो कई बार कर चुका था, 3 दिन का आसान काम। लेकिन उस रविवार सब कुछ बिगड़ गया। उस रात उसने अपने साथियों को खो दिया और भागने पर मजबूर हो गया। शुरुआत में उनके पास घोड़े थे, लेकिन बाद में वो भूखा रह गया, पागलों की तरह भटकने लगा। वो इस खुले मैदान के बीच एक पेड़ पर चढ़ गया। चारों तरफ खालीपन था, जैसे किसी समंदर में अकेला फंसा हो। उसी हालत में उसे लगा कि उसे भगवान मिल गया है। वो कहता है कि भगवान एक मकड़ी था, एक मोटी बड़ी मकड़ी। वो वहां बैठकर महिमा महिमा चिल्ला रहा था और फिर उसने उस भगवान को मार दिया। ब्रिजर ये सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि फिट्ज क्या कहना चाहता है। फिट्ज उसे सो जाने को कहता है, लेकिन असली बात ये है कि उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। भगवान, नैतिकता, ज़मीर, ये सब उसके लिए बेकार चीजें हैं। उसके हिसाब से जिंदा रहने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, किसी को भी धोखा दिया जा सकता है। ग्लास, हॉक, वादे कुछ भी मायने नहीं रखते। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, जिंदा रहना, $300 लेना और टेक्सास जाकर नई जिंदगी शुरू करना। यही उसकी सोच है और इसी सोच से वो अपने हर गलत काम को सही ठहराता है। ब्रिजर आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वो जानता है कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ज़मीर जिंदा है और वही उसे अंदर से खा रहा है। अगली सुबह ग्लास दर्द से कराहते हुए होश में आता है। उसका पूरा शरीर टूट चुका है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने जो छोटा सा जाल लगाया था उसमें कुछ मछलियां फंस गई हैं। वो तुरंत उन्हें पकड़कर खा लेता है। कई दिनों बाद उसे असली खाना मिलता है। तभी उसे पहाड़ी की तरफ से आवाज सुनाई देती है। वो भालू की खाल ओढ़कर और लाठी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वहां वो देखता है कि बाइसन का एक झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनमें से एक पीछे छूट जाता है, जिसे भेड़ियों ने घेर लिया है। भेड़िए चारों तरफ से हमला करते हैं और आखिरकार उसे गिरा देते हैं। ग्लास दूर छिपकर इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि भेड़िए पेट भरकर चले जाएंगे और बचा हुआ मांस उसके लिए रहेगा।
वो रात तक इंतजार करता है। ठंड, भूख और दर्द उसे बार बार बेहोशी की तरफ ले जाते हैं। तभी उसे दूर आग की रोशनी दिखाई देती है। कोई आदमी आता है, आग जलाता है और भेड़ियों को भगा देता है। फिर बैठकर मांस खाने लगता है। ग्लास खुद को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ रेंगता है, खाने का इशारा करता है। वो आदमी उसे देखता है, धनुष तानता है, लेकिन ग्लास जमीन पर लेटकर दिखाता है कि वो खतरा नहीं है। आदमी समझ जाता है और उसे जानवर का एक हिस्सा फेंक देता है। ग्लास उसे खा जाता है, उल्टी भी करता है, लेकिन फिर भी खाता रहता है। अगली सुबह वो आदमी ग्लास की हालत देखता है। उसकी पीठ पूरी तरह फटी हुई है। वो पूछता है क्या हुआ, तो ग्लास भालू के पंजे से इशारा करके समझाता है कि उस पर हमला हुआ था और उसके साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बेटे को भी मार दिया। वो आदमी चुपचाप सुनता है और फिर अपनी कहानी बताता है कि वो पावनी जनजाति का है और उसके परिवार को मार दिया गया है। वो कहता है कि उसका दिल खून बहा रहा है, लेकिन बदला भगवान का काम है। फिर वो ग्लास को अपने साथ चलने का इशारा करता है और दोनों साथ सफर शुरू करते हैं। पहली बार ग्लास को इंसानियत का एहसास होता है। जहाँ फिट्ज ने पैसे के लिए धोखा दिया और ब्रिजर डर के कारण भाग गया, वहीं ये अजनबी बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ फिट्ज और ब्रिजर किले तक पहुंच जाते हैं। फिट्ज खुशी से चिल्लाता है, लेकिन ब्रिजर चुप रहता है। फिट्ज उसे चेतावनी देता है कि सच मत बोलना, वरना उन्हें फांसी हो सकती है। किले में वो झूठ बोलता है कि उन्होंने ग्लास को ठीक से दफनाया। ब्रिजर कुछ कहना चाहता है, लेकिन डर के कारण चुप रह जाता है। हेनरी उन पर भरोसा कर लेता है और उन्हें इनाम देता है। ब्रिजर कांपते हाथों से पैसे लेता है। उसे वो पैसे जलते हुए लगते हैं। उधर जंगल में ग्लास की हालत फिर बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है। पावनी आदमी उसकी मदद करता है, एक छोटा सा आश्रय बनाता है, जड़ी बूटियां लगाता है और गर्म पत्थर रखता है। ग्लास बेहोशी में भी बार बार वही बात दोहराता है, जब तक सांस है लड़ाई खत्म नहीं। कुछ समय बाद वो ठीक होने लगता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो देखता है कि पावनी आदमी गायब है। वो उसे ढूंढता है और देखता है कि उसे पेड़ से लटकाकर मार दिया गया है। उसके सीने पर एक तख्ती लगी होती है जिस पर लिखा होता है, हम सब जंगली हैं। ग्लास अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर बदला भगवान का काम है तो भगवान कहाँ है? क्यों अच्छे लोग मरते हैं और बुरे जिंदा रहते हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे बस एक बात समझ आती है कि इस दुनिया में अच्छाई और दया इंसान को नहीं बचाती, सिर्फ ताकत, किस्मत और नफरत बचाती है। तभी उसे दूर से फ्रेंच भाषा की आवाजें सुनाई देती हैं। वो छिप जाता है और देखता है कि एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है। वो चुप नहीं रह पाता, पीछे से जाकर बंदूक तानता है, लेकिन लड़की खुद आगे बढ़कर उस आदमी का गला काट देती है और भाग जाती है। ग्लास भी मौका देखकर घोड़े पर बैठकर भागता है। अगले दिन जनजाति के लोग उसका पीछा करते हैं। वो भागता है, लेकिन तीर लगने से घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो खाई में गिर जाता है। किसी तरह वो बच जाता है। बर्फ गिर रही है, ठंड बढ़ रही है। वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ठंड से मर जाएगा। वो अपने घोड़े को काटकर उसके अंदर घुस जाता है और उसी में रात बिताता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होती है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। अगले दिन वो आगे बढ़ता है, एक जमी हुई झील पार करता है। वो जानता है कि अब उसका लक्ष्य पास है। वो रुककर आग जलाता है और लिखता है, फिट्ज ने मेरे बेटे को मारा। अब उसका सफर खत्म होने वाला है और बदला शुरू होने वाला है। अगले दिन किले में एक फ्रांसीसी आदमी आता है जिसके पास एक पानी की बोतल होती है। ब्रिजर उसे पहचान लेता है। ये वही बोतल है जो उसने ग्लास के पास छोड़ी थी। अब सबको समझ आ जाता है कि ग्लास जिंदा है। हेनरी तुरंत लोगों को लेकर उसकी तलाश में निकलता है और तभी जंगल में एक गोली की आवाज गूंजती है। यही संकेत है कि ग्लास वापस आ चुका है। उनके पास कोई वक्त नहीं था, इसलिए सबने तुरंत अपनी अपनी बंदूकें उठा लीं और बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी घने जंगल के अंधेरे के बीच से एक आदमी की परछाई धीरे धीरे बाहर आती दिखाई देती है। आग की हल्की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। वो ग्लास है। हाँ, वही ग्लास जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। एक पल के लिए वहाँ खामोशी छा जाती है, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। हर कोई बस उसे घूर रहा था, क्योंकि जो आदमी उनके सामने खड़ा था वो मौत के मुंह से वापस लौटा था। हेनरी के चेहरे पर यकीन और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या हुआ? लेकिन ग्लास, जिसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ एक सवाल पूछता है, वो कहाँ है? हेनरी तुरंत समझ जाता है वो फिट्ज के बारे में पूछ रहा है। बिना एक सेकंड घमवाए हेनरी घोड़े पर चढ़ता है और पूरी रफ्तार से किले की तरफ निकल पड़ता है। वो किले में घुसते ही गुस्से से चिल्लाने लगता है, फिट्ज कहाँ है? उसकी आवाज पूरे किले में गूंजती है। वो सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसका खून खौल उठता है। तिजोरी टूटी हुई थी और उसमें रखा हर एक पैसा गायब था। अब उसे सब समझ आ चुका था। फिट्ज भाग चुका था और सिर्फ भागा ही नहीं, सब कुछ लूट कर भागा था। उसी समय किले के अंदर ब्रिजर की आवाज गूंजती है। उसकी आवाज में डर, पछतावा और टूटन साफ झलक रही थी। वो अंदर से बिखर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अब सच छुप नहीं पाएगा।
डॉक्टर ग्लास के जख्मों को चेक करता है। उसकी पीठ के भयानक घाव अब भरने लगे थे। वो हेनरी से कहता है कि अगर सही देखभाल हो तो ग्लास बच सकता है, बस उसे आराम की जरूरत है। लेकिन ग्लास के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो धीरे से बोलता है, वो भाग गया है ना? हेनरी सिर झुकाकर हाँ में जवाब देता है। फिर ग्लास अगला वाक्य कहता है, ब्रिजर ने सच कहा था। हेनरी चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब ग्लास टूटी हुई आवाज में सच बताता है, फिट्ज ने झूठ बोला था, ब्रिजर को मजबूर किया गया था। जब हॉक को मारा गया उस समय ब्रिजर वहां था ही नहीं। वो नदी पर पानी लेने गया हुआ था, उसे कुछ नहीं पता था। ये सुनते ही हेनरी के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक निर्दोष इंसान पर शक किया और असली गुनहगार आजाद घूम रहा है। ग्लास फिर एक मांग रखता है, उसे एक घोड़ा और एक बंदूक चाहिए। हेनरी तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ग्लास की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। वो कहता है, अगर मैं नहीं गया तो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हेनरी समझाने की कोशिश करता है, अगर हम एक दिन भी रुके तो वो और दूर निकल जाएगा। लेकिन ग्लास धीरे लेकिन पूरे भरोसे के साथ जवाब देता है, नहीं, वो भाग नहीं रहा, वो छिप रहा है, वो डर गया है। उसे पता है मैंने उसे ढूंढने के लिए क्या क्या सहा है। वो जंगल के अंदर छिपेगा और वहीं फंसेगा। हेनरी पूछता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ग्लास कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो खोने से डरता है। उसके पास पैसा है, एक भविष्य है, जीने की उम्मीद है, और मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, मेरा बेटा, और वो उसने मुझसे छीन लिया। ये शब्द सुनकर हेनरी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी नजरें ग्लास पर टिकी रहती हैं, जैसे वो उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। वहां सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी जलती हुई नफरत थी। ऐसी नफरत जो किसी भी इंसान को अंदर से जलाकर भी जिंदा रख सकती है। हेनरी उसे रोकना चाहता है, उसे इस रास्ते से वापस खींचना चाहता है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि अब ग्लास किसी और दुनिया में खड़ा है, जहाँ से लौटना शायद नामुमकिन है। तभी ग्लास धीमी लेकिन भारी आवाज में आखिरी बात कहता है, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूँ। उसके बाद लंबे समय तक कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हवा चलती रहती है और उस खामोशी में हर सांस भारी लगती है। आखिरकार हेनरी हार मान लेता है। उसकी आंखों में अब विरोध नहीं बचता, सिर्फ एक समझ होती है कि इस आदमी को अब कोई नहीं रोक सकता। और यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है, जो सिर्फ बदले का नहीं बल्कि टूटे हुए इंसान के अंतिम संघर्ष का सफर था। अगली सुबह ग्लास बहुत कम खाना खाता है, जैसे वो अपने शरीर को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मजबूर कर रहा हो। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उसकी जिद अभी भी पूरी तरह जिंदा थी। हेनरी के साथ वो फिर निकल पड़ता है। बर्फ से ढकी जमीन पर उन्हें कुछ पुराने पैरों के निशान मिलते हैं, धुंधले लेकिन काफी साफ, ताकि उम्मीद जिंदा रहे। वही निशान अब उनके रास्ते बन जाते हैं। रात को दोनों आग के पास बैठे होते हैं, लेकिन वहां गर्मी नहीं थी, सिर्फ थकान और अनकही बेचैनी थी। ठंडी हवा लगातार चल रही होती है, आग की लपटें कांप रही होती हैं, और उसी सन्नाटे में हेनरी अचानक टूट जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है कि उसे अपनी पत्नी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा। उसकी आवाज में डर साफ था, ऐसा डर जो इंसान को अंदर से खाली कर देता है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ साफ था, लेकिन अब यादें भी साथ छोड़ने लगी थी। उसे डर था कि अगर वह घर वापस भी पहुंच गया तो शायद अपने ही जीवन को पहचान नहीं पाएगा। ग्लास कुछ नहीं कहता, वह जानता है कि इस जंगल ने हर किसी से कुछ न कुछ छीन लिया है। अगले दिन अचानक ग्लास रुक जाता है। वह हवा को महसूस करता है, जैसे वह किसी अनदेखी बात को पढ़ रहा हो। फिर धीरे से कहता है, धुआं, वो पास ही है। उसी पल दोनों अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं, और फिर अचानक एक गोली की आवाज पूरे जंगल को चीर देती है। फिट्ज ने घात लगाकर हेनरी पर हमला किया था। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। जब तक ग्लास वहां पहुंचता है, हेनरी बर्फ पर गिर चुका होता है और फिट्ज दूर भाग रहा होता है। अब यह सिर्फ पीछा नहीं था, यह एक आखिरी हिसाब था, जिसे पूरा किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता था। ग्लास उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बर्फ में धंसते कदम, तेज सांसें और सामने भागता हुआ दुश्मन। जंगल अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और फिर जो लड़ाई शुरू होती है वह किसी नियम या इंसानियत की नहीं थी। वह सिर्फ दर्द, गुस्से और जिंदा रहने की आदिम लड़ाई थी। हर वार में सालों का दर्द था, हर चोट में टूटा हुआ अतीत था। फिट्ज ताकतवर था, लेकिन ग्लास के अंदर कुछ और था, एक ऐसा इरादा जो हार मानना जानता ही नहीं था। लड़ाई के दौरान फिट्ज बेरहमी से हमला करता है और ग्लास का कान तक घायल कर देता है, लेकिन वह रुकता नहीं। उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसकी इच्छा और भी खतरनाक होती जा रही थी। वह बार बार वार करता है, जब तक फिट्ज की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और फिर अचानक उस लड़ाई के बीच फिट्ज हंस पड़ता है। वह ताने भरी आवाज में कहता है कि इतना सब कुछ सिर्फ बदले के लिए किया गया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसका बेटा वापस नहीं आएगा। ये शब्द हवा में भारी होकर गिरते हैं, और पहली बार ग्लास सच को महसूस करता है। एक ऐसा सच जिसे वह अब तक होकर उस ठंडी बर्फ पर। ग्लास एक फैसला करता है। वह फिट्ज को खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं करता। वह धीरे से कहता है कि अब यह उसका काम नहीं है, और फिर वह फिट्ज को नदी की ओर धकेल देता है। उसे उसके भाग्य के हवाले छोड़ देता है। जनजाति के लोग पहुंचते हैं और फिट्ज को पकड़ लेते हैं। अब उसकी किस्मत उनके हाथ में थी। ग्लास बस खड़ा रहता है, चुपचाप, जैसे उसके अंदर सब कुछ खाली हो चुका हो। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना बेटा, अपना घर, अपनी दुनिया, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक चीज बची थी, उसकी सांस, उसकी जिद और जीने की वह आखिरी आग जो बुझने से इनकार करती थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी थी जो टूटकर भी खड़ा रहा, जिसने दर्द को जिया, धोखे को सहा और हर चीज खोने के बाद भी हार नहीं मानी। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर एक आखिरी सांस बची रहती है, तब तक वह खत्म नहीं होता, वह लड़ता रहता है।